राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 1 के दूसरे पाठ के अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है संस्कृतेन उत्तरम दीयताम। संस्कृत में उत्तर दो। पहला प्रश्न है अयम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? उत्तर है अयम पाठ है रामायणात् संकलितः है। यह पाठ रामायण से लिया गया है। अगला वसंते समन्ततः गिरिशिखराणि कीदृशानि भवन्ति। वसंत के समय चारों ओर पर्वतों के शिखर कैसे होते हैं? उत्तर वसंते समन्ततः गिरिशिखराणि पुष्पभार समृद्धानि भवन्ति। वसंत के समय चारों ओर पर्वतों के शिखर फूलों के भार से युक्त होते हैं, अर्थात फूलों से लदे होते हैं। अगला है मारुतः कीदृशैः कुसुमैः क्रीडनिव अवलोक्यते। हवा कैसे फूलों के साथ खेलती हुई सी दिखाई देती है? उत्तर मारुतः पतितैः पतमानैः पादपस्थैश्च कुसुमैः क्रीडनिव अवलोक्यते। हवा गिरे हुए, गिरते हुए और पेड़ों पर स्थित फूलों के साथ खेलती हुई सी दिखाई देती है। अगला प्रकीर्णा अम्बुधरम नभः कथम विभाति। चारों तरफ फैले हुए बादलों से घिरा हुआ आकाश कैसे सुशोभित होता है? उत्तर प्रकीर्णा अम्बुधरम नभः क्वचित प्रकाशमयम क्वचिच अप्रकाशमयम विभाति। चारों तरफ फैले हुए बादलों से युक्त आकाश कभी तो प्रकाशित दिखाई देता है और कभी अंधकार से युक्त दिखाई देता है। अगला कस्य अतिभारम समुद्वहन्तः वारिधरः प्रयान्ति। किसके अत्यधिक भार को वहन करते हुए बादल लौट रहे हैं? उत्तर है सलिलस्य अतिभारम समुद्वहन्तः वारिधरः प्रयान्ति। पानी के अत्यधिक भार को वहन करते हुए बादल लौट रहे हैं। अगला है वर्ष ऋतौ मत्तगजा किम कुर्वन्ति। वर्षा ऋतु में मदमस्त हाथी क्या करते हैं? उत्तर वर्ष ऋतौ मत्तगजा नदन्ति। वर्षा ऋतु में मदमस्त हाथी चिंघाड़ते हैं। अगला है शरद ऋतौ चंद्रः कीदृशः भवति। शरद ऋतु में चंद्रमा कैसा होता है? उत्तर शरद ऋतौ चंद्रः विमलः भवति। शरद ऋतु में चंद्रमा स्वच्छ एवं साफ होता है। अगला कानि पूरयित्वा तोयधरा प्रयाता। किनको पूरा भरकर बादल लौट गए? उत्तर है नदी ही तटा कानि पूरयित्वा तोयधरा प्रयाता। नदियों और तालाबों को पूरा भरकर बादल लौट गए। अगला अस्मिन् पाठे तोयधरा इत्यस्य के पर्याया प्रयुक्ता। इस पाठ में तोयधरा अर्थात बादल, इसके कौन कौन से पर्यायवाची शब्द प्रयोग किए गए हैं? उत्तर अस्मिन् पाठे तोयधरा इत्यस्य निम्नलिखितः पर्याया प्रयुक्ता। इस पाठ में तोयधरा के निम्नलिखित पर्यायवाची प्रयोग किए गए हैं और वो कौन से हैं? अम्बुधरः, वारिधरः, घनः। अगला है कीदृशः आदर्शः न प्रकाशते। कैसा शीशा प्रकाशित नहीं होता, अर्थात किस प्रकार के शीशे में प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देता? इसका उत्तर है निश्वासांधः आदर्शः न प्रकाशते। लंबी सांस से टकराने के बाद धुंधला हुआ शीशा प्रकाशित नहीं होता, अर्थात उसमें प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देता। अगला शिशिर ऋतौ सरितः कई भांति। शिशिर ऋतु में नदियाँ किनसे सुशोभित होती हैं? उत्तर है शिशिर ऋतौ सरितः तीरै भांति। शिशिर ऋतु में नदियाँ किनारों से सुशोभित होती हैं। अगला है रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान भरो। पहला है समन्ततः पुष्पभार समृद्धानि शिखराणि सन्ति। चारों तरफ फूलों के भार से युक्त पर्वतों के शिखर है। यहाँ हम भरेंगे पुष्पभार समृद्धानि, फूलों के भार से युक्त। अगला है नभः प्रकीर्णा अम्बुधरम विभाति। आकाश
चारों तरफ फैले हुए बादलों से सुशोभित होता है। तो यहाँ हम भरेंगे प्रकीर्णा अम्बुधरम, चारों तरफ फैले हुए बादलों से। अगला है वारिधरा महीधराणाम श्रृंगेषु विश्रम्य पुनः प्रयान्ति, बादल पर्वतों की श्रृंखलाओं पर विश्राम करके पुनः लौट रहे हैं। अगला है तोय धरा नभः त्यक्त्वा प्रयातः, बादल आकाश को छोड़कर लौट गए। तो यहाँ हम भरेंगे नभः त्यक्त्वा, आकाश को छोड़कर। अगला निश्वासांध आदर्श एव चंद्रमा न प्रकाशते, जैसे लंबी सांस से टकराने के बाद शीशा धुंधला हो जाता है, उसी तरह हेमंत ऋतु में चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं होता, अर्थात धुंधला हो जाता है। अगला है अधोलिखिता नाम सप्रसंग व्याख्या कार्या, नीचे लिखे श्लोकांशों की सप्रसंग व्याख्या करो। तो पहला श्लोकांश है मारुतः कुसुमई पश्य सौमित्रे क्रीडनिव समन्ततः। इसका प्रसंग हम इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोकांश शाश्वती प्रथमो भाग पुस्तक के अंतर्गत ऋतु चित्रणम नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायणम के किष्किंधा कांड से संकलित है। इस श्लोकांश में वसंत ऋतु में बहने वाली वायु का चित्रण किया गया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। हे लक्ष्मण, इधर देखो, यह वायु चारों ओर से फूलों के साथ खेलती हुई प्रतीत हो रही है। यह दृश्य ऐसा सुशोभित हो रहा है कि जैसे हवा फूलों के साथ खेल रही है। अगला है निश्वासांधः इव दर्शश चंद्रमा न प्रकाशते। तो इसका प्रसंग बनेगा यह श्लोकांश शाश्वती प्रथमो भाग पुस्तक के अंतर्गत ऋतु चित्रणम पाठ से लिया गया है। यह पाठ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायणम नामक ग्रंथ के अरण्य कांड से संकलित है। इस श्लोकांश में हेमंत ऋतु में चंद्रमा की चांदनी के फीके पड़ने के प्रसंग का वर्णन है। इसकी व्याख्या है हेमंत ऋतु में जब मुख से निकली हुई लंबी सांस शीशे से टकराती है, उस समय जैसे मुख का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार ओस की बूंदों से घिरे हुए होने के कारण चंद्रमा भी सुशोभित नहीं होता। अगला है प्रकृतिम प्रत्यम च योजित्वा पदरचनाम कुरुत, प्रकृति और प्रत्यय को जोड़कर पदरचना करो। तो सबसे पहले है क्री जमा कत्वा, तो बनेगा कृत्वा अर्थात करके। वाक्य बनेगा भोजनम कृत्वा अहम विद्यालयम गमिष्यामि, भोजन करके मैं विद्यालय जाऊंगा। अगला है क्रीड प्लस छत्री प्रत्यय, तो ये बन जाएगा क्रीडन, और इसका वाक्य बनेगा मारुतः कुसुमई क्रीडन प्रवहति, हवा फूलों के साथ खेलती हुई बहती है। अगला है गंध जमा मतु प्रत्यय, और इसका बन जाएगा गंधवान अर्थात सुगंधित। वाक्य गंधवान अयम काल सुरभि मासम वर्तते, यह सुगंधित समय बसंत ऋतु का है। अगला है सम जमा नी जमा रुद्ध जमा कत्थ प्रत्यय, तो इसका बन जाएगा सन्निरुद्धम। तो वाक्य बनेगा शांत महारण वस्य इव पर्वत सन्निरुद्धम रूपम विभाति, शांत समुद्र पर्वतों से घिरा हुआ सा सुशोभित होता है। प्यारे बच्चों, इस पंक्ति का भाव यह है कि वर्षा ऋतु में समुद्र पर्वतों से घिरा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। वर्षा ऋतु में काले काले बादलों से घिरा होने के कारण ऐसा लगता है जैसे समुद्र पर्वतों से घिरा हुआ है। अगला है प्रकृतिम प्रत्यय विभागम क्रियताम, प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करो। तो सबसे पहले शब्द है त्यक्त्वा अर्थात छोड़कर, तो इसकी मूल धातु है त्यज और इसका प्रत्यय है कत्वा। अगला है विश्रम्य विश्राम करके, इसमें वी उपसर्ग है और श्रम मूल धातु है और प्रत्यय है ल्यप। प्यारे बच्चों, कत्वा और ल्यप दोनों का प्रयोग करके के अर्थ में किया जाता है। दोनों में अंतर यह है कि ल्यप प्रत्यय में मूल धातु से पहले उपसर्ग होता है, लेकिन कत्वा में मूल धातु से पहले कोई उपसर्ग नहीं होता। अगला है समुद्वहन्तः अर्थात वहन करते हुए, इसमें सम जमा उत
ये दोनों उपसर्ग हैं और वह मूल धातु है और प्रत्यय है क्षत्री। अगला पतमान है, इसमें मूल धातु है पत और प्रत्यय है शानच। अगला है हिमवान, बर्फ से युक्त, तो इसमें मूल धातु है हिम और प्रत्यय है मतुप। प्यारे बच्चों, मतुप प्रत्यय की पहचान है कि अंत में न हलंत होता है, जबकि शानच में ऐसा नहीं होता। अगला है अधोलिखितान शब्दान आश्रित्य वाक्य रचनाम कुरुत। नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करके वाक्य रचना करो। सबसे पहले है क्रीडन अर्थात खेलते हुए। वाक्य बनेगा मारुतः कुसुमैः सह क्रीडन अस्ति, हवा फूलों के साथ खेल रही है। अगला गंधवान अर्थात सुगंधित। गंधवान अयम कालः सुरभि मासम वर्तते, यह सुगंधित समय बसंत ऋतु का है। अगला विश्रम्य विश्राम करके। अहम गृहे विश्रम्य पुनः आगमिष्यामि, मैं घर में विश्राम करके दोबारा आऊँगा। अगला है पूरयित्वा अर्थात भर के। नदी तटाकानि पूरयित्वा तोयधरा प्रयाता, नदियों और तालाबों को भरकर बादल लौट गए। अगला है नभः अर्थात आकाश। अद्य नभः विमलः वर्तते, आज आकाश साफ है। नदन्तः अर्थात चिंघाड़ते हुए या गरजते हुए। पयोधरा नदन्तः भयम जनयन्ति, बादल गरजते हुए भय उत्पन्न करते हैं। अगला है त्यक्त्वा छोड़कर। अहम त्वाम त्यक्त्वा न गमिष्यामि, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। साम्प्रतम अब। साम्प्रतम अहम गृहम गमिष्यामि, अब मैं घर जाऊंगा। अगला है शिखिनः अर्थात मोर। शिखिनः उद्याने नृत्यन्ति, मोर बाग में नाचते हैं। प्रयाति लौटता है। सोहनः गृहम प्रयाति, सोहन घर लौटता है। अगला है संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत, संधि या संधि छेद करो। तो पहला है सुख जमा अनिलः जमा अयम, तो इसकी संधि बन जाएगी सुखा नीलोयम। अगला है प्रकीर्णा अम्बुधरम, तो इसका संधि छेद बनेगा प्रकीर्ण जमा अम्बुधरम। अगला है क्रीडन जमा इव, इसकी संधि बनेगी क्रीडनिव। अगला है चंद्रोपी, इसकी संधि छेद बनेगा चंद्रः जमा अपि। अगला निश्वास जमा अंधः, निश्वासांधः। अगला है अधोलिखिता नाम कर्तृक्रिया पदानाम समुचित मेलनः कुरुत। नीचे लिखे कर्तृक्रिया पदों का उचित मिलान करो। तो सबसे पहले है प्लवंगा अर्थात मेंढक, इसका मिलान होगा समाश्वसंति अर्थात प्रसन्न होते हैं। वनांतः वन प्रदेश, भांति सुशोभित होते हैं। शिखिनः मोर, नृत्यंती नाचते हैं। नद्य अर्थात इसका मिलान होगा वहंती बहती हैं। मत गजाहा मदमस्त हाथी, नदंती चिंघाड़ते हैं। प्रिया विहीना प्रिया से विहीन, ध्यायंती प्रिया का ध्यान करते हैं। घनाहा बादल, वर्षंती वर्षा करते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैंने इनका मिलान करके लिख दिया है, आपको इसी प्रकार लिखना है। अगला है अधोलिखितयो श्लोकयो अन्वयम प्रदर्शित। नीचे लिखे श्लोकों का अन्वय लिखो। सबसे पहला है समुद्वहन्तः सलिला अतिभारम प्रयान्ति, इसका अन्वय इस प्रकार होगा सलिल अतिभारम समम उद्वहन्तः बलाकिनः वारिधरा नदन्तः महीधराणाम महत्सु श्रृंगेषु विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। जल के अत्यधिक भार को वहन करते हुए बगलों से युक्त बादल गरजते हुए पर्वतों की श्रृंखलाओं पर विश्राम करके पुनः लौट रहे हैं। अगला है हंसो यथा तथा अंबरस्थ है, इसका अन्वय इस प्रकार होगा यथा हंस राजत पंजरस्थ यथा सिंह मंदर कंदरस्थ यदा यथा वीर गर्वित कुंजरस्थ
च तथा अम्बरस्थ चंद्र अपि बभ्राज। जिस प्रकार हंस पिंजरे में सुशोभित होता है और शेर मंदरांचल पर्वत की गुफा में सुशोभित होता है और वीर मदमस्त हाथी की पीठ पर सुशोभित होता है, उसी प्रकार चंद्रमा आकाश में सुशोभित होता है। अगला है अधोलिखितेषु श्लोकेषु प्रयुक्त अलंकाराणाम निर्देशम कुरुत। नीचे लिखे श्लोकों में प्रयुक्त अलंकार बताओ। तो सबसे पहले है पतितैः पतमानश्च क्रीडनेव समन्ततः। इसका उत्तर है इस श्लोक में प वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार एवं क्रीडनेव अर्थात मानो खेलती हुई में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है वहंती वर्षंती प्लवंगा। इस श्लोक में वर्षा ऋतु के वर्णन में 7 क्रियाओं का वर्णन होने से यथा संख्य अलंकार है एवं नदंती भांति ध्यायंती आदि में अंति की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अगला है रवि संक्रांत सौभाग्य चंद्रमा न प्रकाशते। इस श्लोक में दर्पण और चंद्रमा की तुलना के कारण उपमा अलंकार है। अगला है अधोलिखित श्लोकेषु छंदो निर्देशय कार्य। नीचे लिखे श्लोकों में छंद बताइए कौन से छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। पहला है क्वचित प्रकाशम शांत महारणवस्य। इसमें उपजाति छंद का प्रयोग है। अगला है हंसो यथा तथा अम्बरस्थ। इस श्लोक में इंद्र वज्रा छंद का प्रयोग किया गया है। अगला है रवि संक्रांत सौभाग्य न प्रकाशते। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।